हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, आपके फैमिली में सब हेल्दी होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो आज हम इसे ही जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आपके लिए तो हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिजोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप मिडनाइट में भी हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन जो गांव से आ रहे हैं, जो पिछले तबके से आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अस्थमा क्या होता है। वो तो नॉर्मल खांसी समझ के उसे नॉर्मल वे में लेके चल रहे हैं। उसके बाद उनको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बायोलॉजिकल टर्म में नहीं घुसेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम मतलब समझने में दिक्कत हो। तो इसमें होता क्या है, अस्थमा क्या है, क्रॉनिक डिजीज है ये तो मतलब आप सब जान रहे हैं। इसका जो सिम्टम है, सबसे पहले चेस्ट टाइटनेस होगा। चेस्ट टाइटनेस होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगेगी। सांस लेने में दिक्कत होगी। नंबर 3, आपको वीजिंग साउंड आएगा, जैसे घरघराहट की आवाज आएगी। घरघराहट की आवाज आएगी। कफ होगा, खांसी होगी। अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट की बात करें 2022 में जो हुआ था, उसमें 35 मिलियन पीपल्स आर इन्फेक्टेड इन इंडिया। ये अस्थमा से सिर्फ इन्फेक्टेड हैं, जिसमें 6% एडल्ट है और 2% आपको चिल्ड्रेन है। ये कोई नॉर्मल गिनती तो है नहीं, ये आप भी जान रहे हैं। तो इसमें हमने ये जाना सिम्टम किस तरीके से होता है। आपको चेस्ट टाइटनेस होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, विजिंग मतलब घरघराहट की साउंड आएगी, खांसी होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। ये सब होता क्यों है? ये सब होने का मेजर रीजन होता है हमारे ट्रैकियो ब्रोंक्यूल्स स्मूथ मसल के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन आने की वजह से आपको वहां पे सांस लेने, एयरवेज का पाथवे जो होता है ना, उसमें दिक्कत आने लगती है। वहां पे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत होगी तो सीधी सी बात है कि आपको चेस्ट मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। तो ये क्यों होता है, कैसे क्या होता है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ऑक्यूपेशन एक्सपोजर क्या होता है। कई लोगों को मतलब कि जैसे डस्ट से एलर्जी होती है। डस्ट से एलर्जी होती है, वो जिस जगह जहाँ पे काम करते हैं उसकी वजह से वो डस्ट उनके सांस के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद जाकर के वो एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी कॉज करता है जिसकी वजह से स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन ज्यादा आने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये सारी चीजें एयरवेज को इरिटेट करती हैं और दिस कैन कॉज अस्थमा। ये सबसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया मैंने। और ये आपको एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से भी होता है। एनवायरमेंटल एक्सपोजर नॉर्मल वे में, उसके बाद जाकर के एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। कई लोगों को फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है ये सब चीजें। अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर में हम अकॉर्डिंग टू फीमेल, मेल को ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वो स्मोकिंग भी करते हैं। ये सब चीजें, डस्ट वस्ट, ये सब चीजें उनके लिए नॉर्मल होती है, तो उनको प्रॉब्लम भी ज्यादा कॉज होती है, सीधी सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यही सजेशन देना चाहूंगा मैं कि आप थोड़ा सा डस्ट वाली जगह पे आप मास्क लगा के रहें। ठीक है ना? और ये सब कोल्ड, ये सब जो ट्रिगर फैक्टर है, ये सब सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एयरवेज का पास जो पाथवे है ना, उसे उसमें मतलब कि स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये सब जो होता है ना, ये अस्थमा जो है ना, ट्रिगर वाली बीमारी है। जैसे कुछ लोगों को ठंडा, अगर आप मतलब कि कोल्ड है, तो कोल्ड में वो ज्यादा ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा खांसी करेंगे, ज्यादा उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, ज्यादा चेस्ट टाइटनेस लगेगा। कुछ लोगों को होता है कि डस्ट से एलर्जी होता है। डस्ट से एलर्जी होता है जिसकी वजह से जैसे ही वो नॉर्मल बाहर जाएंगे, विदाउट मास्क जाएंगे, तो उस कंडीशन में उनको वो एलर्जी कॉज करेगा, एंटीजन जाएगा। इसकी वजह से उनको और ज्यादा प्रॉब्लम कॉज होगी और सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगेगी। तो आपको ये समझना है कि आपको एलर्जी हो किससे रही है, आपका जो ट्रिगर फैक्टर है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको समझने की, सब अलग अलग पेशेंट का अलग अलग होता है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। किसी को एलर्जी होती है डस्ट से, किसी को पॉल्यूशन से होती है, किसी को कोल्ड से होती है, किसी को ठंडे पानी, किसी भी चीज से हो सकती है। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है? तो उस कंडीशन में हम हर एक पेशेंट को मैं यही सजेशन दूंगा कि आप अपना ट्रिगर फैक्टर समझने की कोशिश करें। ठीक है ना? स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा। अस्थमा डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं? अस्थमा डायग्नोस करने के भी कई सारे मतलब कि चीजें होती हैं। ब्लड टेस्ट में भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के एक आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपके मुंह के अंदर एक पंप टाइप में लगाया जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप उसमें मतलब कि सांस लीजिए और छोड़िए। ठीक है ना?
तो इससे ये होता है ना कि इससे आप मतलब कि है ना, उससे समझ में आता है, मशीन में वो कैप्चर कर लेता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके लंग्स की कैपेसिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग भी हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड में इसोनोफिल्स सीरम आईजीई की मात्रा कितनी है, उस अकॉर्डिंग हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं कि एलर्जी कितना है, कैसे है, क्या है, नहीं है। नाउ बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम एंटी एलर्जी की मेडिसिन भी कई सारे पेशेंट को देखते हैं, आप देखे होंगे कि देते हैं। और साथ में इन्हेलर भी चलाते हैं। इन्हेलर अकॉर्डिंग टू पेशेंट चलाते हैं, रोटा कैप ये सब चीज चलाते हैं, किस अकॉर्डिंग टू पेशेंट चलाते हैं कि उनको प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, किस तरीके से है, क्या है, नहीं है, उसी अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो कई सारे लोगों को ये डर रहता है ना कि भाई डॉक्टर ने दे दिया है, इन्हेलर दे दिया, पंप दे दिया है, तो पंप दे दिया तो डरते हैं कि मतलब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, क्या मैं डॉक्टर साहब मुझे अस्थमा हो रहा है, मतलब क्या है, नहीं है, आप पंप क्यों दे रहे हो, आप टैबलेट दो मुझे। तो ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, वो सेफ साइड है, कोई इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम एक नॉर्मल सी बात करेंगे कि हम कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है ना। टैबलेट हम इंटेक किए, इंटेक किए, पेट में गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसॉल्व हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में मेटाबोलाइज हुआ। उसके बाद वो अपना थेराप्यूटिक एक्शन देगा, वो जैसे कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो ये ब्लड में मेटाबोलाइज होकर के पूरे बॉडी में घूमेगा, उसके बाद यहाँ पे जाकर जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बाइंड करके ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। लेकिन बाकी की जो मेडिसिन है, जैसे कि है ना, जितनी हमारी क्वांटिटी में चाहिए तो ये हमारे ब्लड में रहता है। फिर अगर वो मतलब कि यूरिन के थ्रू है तो यूरिन के मतलब कि है ना, वाटर सोल्यूबल है तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। बट इनहेलर की बात करें, हम इनहेलर की बात करें तो वो बहुत कम एमसीजी में होता है, माइक्रोग्राम में होता है, ठीक है ना। तो वो जैसे ही हम पंप किए यहाँ से और वो जाकर के हमारे लंग्स में, एयरवेज में वर्क करता है, वो वहां पे बाइंड किया, ठीक है। बाइंड करके जो भी प्रॉब्लम कॉज हो रही है, ठीक है ना, तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको वो ट्रीट करता है। तो वो ज्यादा सेफ साइड होता है। ये चीज आप समझने की कोशिश करें, अकॉर्डिंग टू टैबलेट एंड इनहेलर। और इनहेलर आपको फास्ट एब्जॉर्प्शन भी होता है तो इसकी रिकवरी भी फास्ट होती है। अब ट्रीटमेंट में मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा, एक होता है रिलीवर और एक होता है कंट्रोलर। रिलीवर वो होता है जैसे कि हमें किसी अस्थमा के पेशेंट को एक बैग अटैक आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया, तो उस कंडीशन में हम रिलीवर देंगे, ऐसा इनहेलर देंगे जो कि उसी टाइम, एट ए टाइम, उस चीज को मतलब कि रिलीफ दे दे, ठीक है ना। और कंट्रोलर वो होता है जिसे हम कंटिन्यू बेस पे चलाएंगे। जैसे कि रिलीवर है तो वो आप एसओएस मतलब जब जरूरत होगा तभी आप उसको इनहेल करेंगे। और कंट्रोलर जो होता है उसे हम कंटिन्यू, जैसे कि कई सारे डॉक्टर सुबह शाम चलाते हैं। तो वो जो स्वेलिंग हो रही है, जो एयरवेज में आपके स्वेलिंग हो रही है, तो वो उस पे वर्क करता है, उस पे वर्क करता है और उसी अकॉर्डिंग उसे सुबह शाम लेना होता है, उसे रेगुलर बेस में लेना होता है। तो आप उसे कंटिन्यू ले सकते हैं। इसमें ये जो कि आपके ब्रोंको डायलेशन में काम करता है, ये सब चीजें होती है। तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अस्थमा के पेशेंट को मतलब किस तरह से मतलब खाना पीना या मतलब कि एक्सरसाइज करना चाहिए, कई सारे पेशेंट का ये मतलब क्वेश्चन रहता है। तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा जंक फूड से बचना चाहिए। सबसे चीजें नॉर्मल सी बात है, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, एकदम बिल्कुल खत्म कर दो भाई, अगर जिंदा रहना है तो बिल्कुल खत्म कर दो। उसके बाद जाकर के एक्सरसाइज कंटिन्यू बेस पे करें, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आप फास्ट फूड अवॉइड कर दीजिए, ठीक है ना। आप जो भी मतलब कि कंटेन फूड होता है, जो डब्बे में पैक होता है फूड, उसे अवॉइड कीजिए। फ्रेश खाना खाएं, जितना ज्यादा हो सके फ्रेश खाएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, ठीक है ना। अपने वेट को मेंटेन करें, जितना वेट मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कई सारी स्टडी में ये भी देखा गया है कि आप विटामिन डी की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम कॉज होती है, वो आपकी सिवियरिटी और अस्थमा को बढ़ा देता है। तो आप विटामिन डी के शॉट्स लें, ठीक है ना। इसके साथ में मैग्नीशियम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि ब्रोंकोडायलेशन के लिए, एयरवेज को खोलने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आप मैग्नीशियम की भी टैबलेट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ट्रीट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अस्थमा क्यों होता है, ठीक है ना, किस तरीके से होता है, कि कहाँ स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद इसका प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल कर किस तरीके से करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और कुछ भी लगे तो आप हमसे पूछें, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।